हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 1 अक्टूबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, बाबर इन्वेडेड टू इंडिया बिकॉज ऑफ डिसकंटेंटेड पार्टीज ऑफ इब्राहिम लोदीज स्टेट। सेकेंड, बाबर सीज्ड आगरा एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए वन ओनली। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए बाबर के बारे में अगर देखने जाए तो सबसे पहले जब इंडिया के अंदर इन्वेड किया तो उसका मेन रीजन ये था, इब्राहिम लोदी का जो स्टेट है उसके अंदर स्पेशली इन दी पंजाब, पंजाब के अंदर एक आदमी था जिसका नाम है दौलत खान। दौलत खान वॉज दी नोबल ऑफ पंजाब। So he invited Babur to invade into India. उन्होंने बाबर को इनवाइट किया था कि आप इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करें। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। अनदर पर्सन वाज आलम खान। आलम खान हु वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी, ही हेल्प्ड बाबर टू फाइट अगेंस्ट द इब्राहिम लोदी, राइट। तो दोनों के बीच में बैटल हुआ, दैट इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और उसके अंदर बाबर जो है वो बैटल जीत गया एंड देन ही इन्वेडेड इनटू दिल्ली। देन ही आस्क्ड हिज सन हुमायूं टू अटैक एंड सीज आगरा। तो मतलब यहां पे ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। बाबर ने खुद आगरा के ऊपर अटैक नहीं किया था, हुमायूं जो है ही सीज्ड द सिटी ऑफ आगरा। एंड ये टाइटल जो है वो करेक्ट है। बाबर ने खुद को एम्पेरर ऑफ हिंदुस्तान मतलब कि शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर किया था, बट आगे का स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इसलिए से पूरा स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। आंसर इज ए वन ओनली। बाबरी मस्जिद का केस जो है उसके ऊपर वर्डिक्ट आ चुका है, इसलिए इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे हमने क्वेश्चन पुट ऑन किया है। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू डैश। फर्स्ट, रेवेन्यू इनकम। सेकेंड, पब्लिक एक्सपेंडिचर। थर्ड, कैपिटल इनकम। एंड फोर्थ, फिस्कल डेफिसिट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप सभी को पता है, इट इज द अमाउंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल इनकम, राइट। टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल इनकम से ज्यादा है तो ऐसे केस में क्या होगी, डेफिसिट। और उस डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, यू विल हैव टू बोरो मनी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ पर्टिकुलर ईयर द टोटल इनकम इज 100 rupees and the total expenditure stands at 110 rupees। तो मतलब कि 10 रुपए जो है वो डेफिसिट है। अब ये 10 रुपए आपको किसी के पास से लेने होंगे, दैट मीन्स यू हैव टू बोरो 10 rupees एंड दिस बोरोइंग इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। So total borrowing requirements of the government in a financial year is equal to fiscal deficit। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो इकोनॉमी के अंदर आपके क्लियर होने चाहिए। काफी बार ऐसे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था वो ऑलरेडी 109.3% टारगेट फुलफिल हो चुका है। मतलब कि अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो बजटेड फिस्कल डेफिसिट थी उससे हम एक्सीड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट recent ट्रेंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी? फर्स्ट, growth in income component. Second, increase in expenditure component. Third, lower borrowings. And fourth, widening of current account deficit। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट।
अगर हम रिसेंट ट्रेंड मतलब अभी की ट्रेंड की अगर हम बात करें, सो इनकम कंपोनेंट जो है इट हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ड्यू टू फ्रीक्वेंट लॉकडाउन। अगर फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स जब कंट्री के अंदर इम्पोज किए गए थे, देन इट स्टॉप्ड सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी तो वहां से इनकम जो है वो कम होगी, सो इनकम कंपोनेंट हैज रिड्यूस्ड। दूसरी साइड पे एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुए हैं बिकॉज गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड फ्री राशन टू द पुअर एंड अलॉन्ग विद दैट एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। तो ऐसे स्टेप्स जो है जहां पे खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो एक्सपेंडिचर कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये सही है। लोअर बोरोइंग्स आप सभी को यहीं से पता चल जाएगा कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है, तो बोरोइंग जो है वो ज्यादा होगी, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। एंड ये जो है वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ये गलत है। अगर आप डे टू डे न्यूज को ट्रैक करते हैं अलग अलग सोर्सेज से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल ही ये न्यूज आया है, करंट अकाउंट जो है वो अभी सरप्लस मोड पे है, एंड यस्टरडे इट हैज हिट हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब अभी हमारे पास सबसे ज्यादा सरप्लस है करंट अकाउंट के अंदर, सो डेफिसिट की बात ही नहीं होती। तो ये फोर्थ जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। अगेन यहीं पे ये बोरोइंग और गवर्नमेंट की इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई है, इस वजह से ये इकोनॉमी के रिसेंट ट्रेंड्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। पिछले 2-3 साल से इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रुप और बॉडी फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट, it is a group of people who are organized actively for promoting and defending their common interest. Second, it influences the policy making and policy implementation in the government through legal and legitimate methods. And third, it is not related to capturing of political power. तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए पॉलिटिकल पार्टीज, ऑप्शन बी प्रेशर ग्रुप्स, ऑप्शन सी पार्लियामेंट्री कमिटीज, एंड ऑप्शन डी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेशर ग्रुप। अगर आप ध्यान से तीनों स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो पता चल जाएगा। प्रेशर ग्रुप्स जो है दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स सिलेबस, बट अभी करंट सिनारियो ये चल रहा है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो काफी एक्टिव है इंडिया के अंदर। सो ये प्रेशर ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए एंड डिफेंड करने के लिए उन सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। तो गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक पॉलिसी है या फिर गवर्नमेंट का कोई स्पेसिफिक एक्ट या स्टेप है, तो इसको प्रोटेस्ट करने के, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है ये डिफेंड करने के लिए ये इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसी मेकिंग को एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को बाय लीगल एंड लेजिस्टिमेट मेथड्स। मतलब कि यहाँ पे कोई भी टाइप की इलीगल एक्टिविटीज नहीं होगी, और उनका मेन इंटेंशन पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना नहीं होता। उनका मेन इंटेंशन ये है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी ध्यान में रखा जाए इन दी पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। तो इस वजह से आंसर होगा बी, प्रेशर ग्रुप। सो पूरे इंडिया में अभी जो फार्म एक्ट्स बने हैं उसके खिलाफ किसान जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सो दे आर अ पार्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, and pressure groups are an important topic of GS mains paper 2. Question number 5, which of the following statement is or are correct? काफी अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave Indians equal rights to that of Britishers in civil services. Second, first nationwide public service commission was established after India became independent. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर हम इक्वल राइट्स की बात करें, इक्वल राइट्स बिटवीन इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स इन द सिविल सर्विसेज, तो वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1924। 1924 में
एक कमीशन बनाया गया था, दैट इज ली कमीशन। ये ली कमीशन जो है उन्होंने सिविल सर्विसेज के अंदर एंट्री के लिए एक स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की थी। एज पर दिस स्कीम 40% एंट्री वॉज रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स, 40% entry was reserved for Indians, and remaining 20% was reserved for the provincial civil servants who are Indians। मतलब प्रोविंशियल लेवल पे जो सिविल सर्वेंट्स है, इंडियन सिविल सर्वेंट्स, उनको प्रमोट किया जाएगा सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर, तो 20% ऐसे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स एंड इंडियन दोनों के लिए सेम प्रपोर्शन है। सो इक्वल राइट जो है वो 1924 में जब ली कमीशन ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी तब दिया गया था। 1935 के एक्ट के अंदर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट इक्वल राइट जो है उससे पहले दिया गया था। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। इसी स्कीम को एनफोर्स करने के लिए 1926 के अंदर इंडिया में सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया गया था। और आज की डेट में उसका रेलेवेंस ये है बिकॉज द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर। आज की डेट है 1 अक्टूबर। तो 1926 में 1 अक्टूबर के दिन ये फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बनाया गया था अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बार्क, राइट। तो ये जो है इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन है। यहां पे ये कहा गया है कि फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंट बना उसके बाद बनाया गया, तो इस वजह से ये सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। सिविल सर्विसेज की एग्जाम आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना फैसला जो है वो दे दिया है कि इट विल नॉट पोस्टपोन दी सिविल सर्विसेज एग्जाम। So those who are appearing on this Sunday, that is 4th October, all the very best to all of you. Question number 6. Which of the following statement is or are correct reasons for the cause of air pollution due to stubble burning? मतलब कि स्टबल बर्निंग की वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसके कॉजेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, कोइंसिडेंस ऑफ पैडी हार्वेस्टिंग एंड विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। Second, subsidies and public procurement of rice. Third, modernized farm extraction mechanization. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों कॉजेज जो है वो करेक्ट है। अब देखिए कोइंसिडेंस मतलब ये दोनों चीज साथ में होती है। पैडी हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड दैट इज अक्टूबर नवंबर, एंड विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब जो मॉनसून सीजन है उसका रिट्रीट, तो वो भी अक्टूबर महीने के आसपास होता है। अब इससे क्या होगा कि जो पंजाब हरियाणा का रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा ये स्टबल बर्निंग किया जाता है, तो साउथ वेस्ट मॉनसून में ये डायरेक्शन जो है वो इस टाइप की होती है, एंड विड्रॉल के अंदर डायरेक्शन जो है यहाँ पे है दिल्ली, तो विड्रॉल में इस टाइप की डायरेक्शन होगी। अब विड्रॉल जो है उसका जस्ट स्टार्टिंग फेज है, मतलब यहां से जो स्मोक इस तरफ गया है इट विल होल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर, बिकॉज अभी विड्रॉल की सीजन है। अगर मान लो कि विड्रॉल की सीजन नहीं होती तो ये स्मोक जो है वो आगे चला जाता, बट विड्रॉल की सीजन स्टार्ट हुई है मतलब कि ये एयर जो है इट विल होल्ड ओवर द रीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर, मतलब यहां से जो स्मोक गया है यहाँ पे वो यहाँ पे रुक जाएगा, एंड इट विल लीड टू हायर एयर पॉल्यूशन इन द दिल्ली एनसीआर। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है। अगर सरकार जो है वो राइस के ऊपर सब्सिडी देगी, एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि राइस में 90% पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है वो पंजाब के फार्मर्स कवर हुए हैं, 90% ऑफ फार्मर्स, एंड हरियाणा के अंदर भी 70% फार्मर्स जो है दे आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक प्रोक्योरमेंट स्कीम ऑफ राइस। तो अगर सरकार राइस कल्टीवेशन को प्रमोट करेगी, और राइस कल्टीवेशन में सबसे ज्यादा इश्यू कौन सा देखने को मिलता है? स्टबल बर्निंग का, तो ये भी एक रीजन है। एंड थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। मॉडर्न मैकेनाइजेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां से राइस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और स्टबल जो है इट विल बी लेफ्ट आउट इन द फील्ड, राइट। तो ये स्टबल जो है वो खेत में ही रह जाती है,
तो इसको जलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। हालांकि और काफी सारे ऑप्शंस है, लेकिन फार्मर्स जो है उस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते ड्यू टू लोअर अफोर्डेबिलिटी एंड लेस टेक्नोलॉजी। तो थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। अभी स्टबल बर्निंग का इश्यू चल रहा है और काफी सारे स्टेट्स को और ईपीसीए जो है वो भी इसको लेके एक्टिव है। इस वजह से ये इश्यू जो है उसके ऊपर आपको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया? फर्स्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड, SR Bommai केस 1994। एंड थर्ड, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A, 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है? बिकॉज द वर्ड सेक्युलरिज्म was added in the preamble by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इस वजह से ये रिलेटेड है। SR बोम्माई केस जो है उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस वजह से ये भी रिलेटेड है। एंड पार्ट 4 इज नॉट रिलेटेड बिकॉज इट डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेक्युलरिज्म जो है उसको लेके पार्ट 3 के अंदर प्रोविजन है। पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। एंड फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप सभी को पता है कि आर्टिकल 25 टू 28 जो है दे डील विद द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। सो आंसर इज ए, 1 एंड 2। आज के न्यूज़पेपर में काफी लंबा आर्टिकल है जो रिसेंटली बाबरी मस्जिद केस के ऊपर वर्डिक्ट आया है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म एंड रूल ऑफ लॉ की बात होती है। रूल ऑफ लॉ के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट आर एप्लीकेबल इन इंडिया? मतलब कि कंपोनेंट्स होने चाहिए रूल ऑफ लॉ के और वो इंडिया के अंदर अप्लाई होने चाहिए। फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। एंड थर्ड, द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, 1 एंड 2। तीनों कंपोनेंट जो है वो रूल ऑफ लॉ के कंपोनेंट है, लेकिन तीसरा जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। तीनों का मतलब देखते हैं। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। इसका मतलब ये होता है कि नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ। अगर कोई कानून नहीं तोड़ता तब तक उसे अरेस्ट नहीं कर सकते आप। इसे कहते हैं एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। सेकंड का मतलब ये होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो ये भी इंडिया के अंदर लागू होता है एज पर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज अबव द लॉ। एंड प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटी के अंदर सबसे पहले जो इंडिविजुअल्स है उनको राइट्स दिए जाएंगे और उनके राइट्स को ध्यान में रख के उस पर्टिकुलर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाया जाएगा। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि राइट्स हैव हायर ऑथोरिटी देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो इंडिया में ये लागू नहीं होता बिकॉज इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स का सोर्स है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर ऑथोरिटी देन द राइट्स। तो आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम ऑथोरिटी। तो इस वजह से ये थर्ड जो है वो इंडिया में लागू नहीं होगा, दो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो आंसर है ए, 1 एंड 2। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात की गई है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, अ कंट्री डज नॉट एंजॉय, सॉरी यहाँ पे सोवरीन वर्ड है, सोवरीन राइट ओवर द एयर स्पेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन और जोन्स कंप्लीटली। मतलब कि इनमें से कौन से जोन या फिर जोन्स के अंदर किसी भी कंट्री का सोवरीन राइट ओवर द एयर स्पेस नहीं है। फर्स्ट, टेरिटोरियल वाटर्स। सेकेंड, कंटिग्यूअस वाटर्स। एंड थर्ड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, इसके ऊपर कंट्री का सोवरीन राइट होता है ओवर द एयर स्पेस।
मतलब कोई उस एयर स्पेस को यूज नहीं करता। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, ये नेशनल एयर स्पेस है। कौन से एरिया तक होगी? अप टू टेरिटोरियल सी, दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। फिर उसके बाद दूसरे 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब कि टोटल 24 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, तो ये लिमिट जो है उसे क्या कहेंगे? कंटिग्यूअस जोन। कंटिग्यूअस जोन के अंदर ये जो सरफेस है उसके अंदर किसी कंट्री का सोवरिन राइट है, लेकिन एयर स्पेस के ऊपर किसी कंट्री का सोवरिन राइट नहीं है। इट इज एन इंटरनेशनल एयर स्पेस। तो सेकंड जो है वो करेक्ट होगा, उसके ऊपर कंट्री राइट एंजॉय नहीं करती। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। यहाँ पे वर्ड है कंप्लीटली, मतलब पूरा जोन जो है वो नेशनल एयर स्पेस में आना चाहिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आप देख सकते हैं कि इतना लंबा है, लेकिन पूरा जोन जो है वो नेशनल एयर स्पेस में नहीं आता। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसे कहते हैं? अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। सो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एयर स्पेस। तो ये भी करेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल है कि टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मैरीटाइम स्फीयर। मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड डिप्लोमेसी की बात हो रही है, इस वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फाइंडिंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड फॉर इंडिया? फर्स्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैज रिड्यूस्ड। सेकंड, हायर मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो। थर्ड, फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड ओवर द पास्ट 3 डेकेड्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। सो एज पर दी फाइंडिंग्स ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फॉर इंडिया, इंडिया के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ज्यादा है। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। दो ही चीज जो है उन्होंने नेगेटिव फाइंड की थी, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और दूसरी चीज है हायर मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, राइट। तो ये नेगेटिव चीजें हैं जो उन्होंने फाइंड की थी। एक पॉजिटिव चीज ये है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो पिछले 30 सालों के अंदर डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी करेक्ट है। आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। सो आज के न्यूज़पेपर में एक और ये आर्टिकल है जहां पे यूएनएफपीए के फाइंडिंग्स को भी मेंशन किया गया है। इट डील्स अबाउट द एल्डर वुमन। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 एमसीक्यूज यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।